First of all, good evening to all. Today we are going to start chapter 5th of the 12th chemistry, name is surface chemistry. और इसके फर्स्ट पार्ट में सरफेस केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस केमिस्ट्री है क्या, इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। देन कुछ एक ऐसी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे विच आर ओक्यूरिंग एट द सरफेस। लाइक हमें जानना है एड्जॉर्प्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में एंड द मैकेनिज्म बिहाइंड द एड्जॉर्प्शन और टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में हम आज अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। एज वी ऑल नो इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? एक ब्रांच है केमिस्ट्री की which deals with the processes or the phenomena which are occurring at the surface or interface। यानी ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो ऐसी प्रोसेसेस को डील करती है which are occurring at the surface। लाइक अभी हमने कुछ नाम पढ़े लाइक एड्जॉर्प्शन। Adsorption is a surface process which is occurring at the surface. Like absorption, it is also a kind of process that is occurring at the surface. Like corrosion, rusting of iron, it is also a kind of process that is occurring at the surface। तो जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं, फिनोमिनाज है जो कहाँ पर होते हैं, किसी मटेरियल की सरफेस पे होते हैं, उसे डील करने के लिए जो का अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस केमिस्ट्री। नाउ ये तो बात हुई आपके सॉलिड्स के केस के अंदर या फिर आप लिक्विड के केस के अंदर अगर हम इसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप बात करें गैसेस के केस के अंदर, एज वी ऑल नो गैसेस आर कंप्लीटली मिसिबल इनटू ईच अदर। अगर एक कोई पर्टिकुलर कंटेनर है, उस कंटेनर में जो आपकी डिफरेंट गैसेस हैं तो वो एक दूसरे में टोटली मिक्स हो जाती हैं, मिसिबल हो जाती है। सो देयर इज नो इंटरफेस प्रेजेंट बिटवीन देम। उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है जो उन गैसेस को सेपरेट करे, बिकॉज दे आर टोटली मिसिबल इनटू ईच अदर। नाउ हमने कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में जानना है, पढ़ना है, लाइक विच आर ओक्यूरिंग एट द सरफेस। जैसे कि अभी मैंने बताया कोरोजन इज ए प्रोसेस विच इज occurring at the surface of a metal, like the electrode processes, like these are the processes which are occurring at the surface of the electrode. Heterogeneous catalysis and dissolution and crystallization, these are the some examples of the processes which are occurring at the surface. Now अब देखिएगा, अगर हम ऐसी प्रोसेसेस को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं जो कि कहाँ पर होती है, किसी मटेरियल की सरफेस पे होती है। So it is very necessary that we have ultra clean surfaces, ताकि हम उसे उन्हें आसानी से स्टडी कर सकें और उन पे हमारा फिर एड्जॉर्प्शन या कोई भी हमारी जो प्रोसेस है जो कि सरफेस पे होकर होती है वो अच्छे से जान सकें। सो वी कैन ऑब्टेन दैट वेरी क्लीन सरफेस, अल्ट्रा क्लीन सरफेस अंडर वेरी हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 to 10⁻⁹ पास्कल। इतने हाई वैक्यूम पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेसेस का, ऐसी सरफेसेस को बना सकते हैं जो कि क्या हो, आपके अल्ट्रा क्लीन सरफेस हो। मीन्स इसका कि कोई भी मान लीजिए आपकी सरफेस है, उस पर डिफरेंट पार्टिकल्स पहले से ही अटैच्ड हैं किसी और चीज़ के, आप क्या करें, वैक्यूम अप्लाई करके इन सभी पार्टिकल को यहाँ से रिमूव कर दें और जो आपकी जो सरफेस है वो टोटली क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, वैक्यूम अप्लाई करके कर सकते हैं। किस ऑर्डर का, 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल का। नाउ अगला देखिएगा, जो आप अभी आपने अल्ट्रा क्लीन जो सरफेस बनाई है, अब प्रॉब्लम ये है कि वो अल्ट्रा क्लीन सरफेस आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते कि जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस हैं लाइक डाई नाइट्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है, वो उस अल्ट्रा क्लीन सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगी और उन्हें क्या कर देगी, दोबारा से ब्लॉक कर देगी, सरफेस दोबारा से ब्लॉक हो जाएगी। सो दीज अल्ट्रा क्लीन सरफेसेस नीड टू बी स्टोर्ड इन वैक्यूम so that they do not cover again with the molecules present in air like the dioxygen and dinitrogen। उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, वो भी कहाँ पर, वैक्यूम में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि वो जो सरफेस है वो दोबारा से कवर ना हो जाए ऐसे मॉलिक्यूल से जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनसे। सो in today's class we are going to study some important phenomena which are occurring at the surface or interface। like हमें पढ़ना है कुछ एक फिनोमिनास के बारे में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में एड्जॉर्प्शन के बारे में, हमें आज की क्लास में पढ़ना है एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एक एक करके 1 by 1 करके हम स्टार्ट करते हैं इन्हें पढ़ना। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एड्सॉर्प्शन? देखिएगा आसानी से समझने के लिए, लाइक हमारे पास कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल की तरफ क्या है कि कुछ पार्टिकल्स आके एक एग्जांपल के तौर पर अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के साथ मान लीजिए इस सरफेस पर ये क्या करते हैं, पहले तो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के साथ साथ फिर इस पर ये क्या करते हैं, रिटेन भी रहते हैं। और देखिएगा ये जो पार्टिकल्स है जब इस सरफेस पे आए, तो इस सरफेस पे जब ये अट्रैक्ट एंड रिटेन हुए, सो द कंसंट्रेशन ऑफ दोज पार्टिकल इंक्रीजेस ओनली ऑन द सरफेस। कि जब इन पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, और वो कहाँ इंक्रीज हुई, सिर्फ सरफेस पे, देन दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्प्शन। देखिएगा कोई मटेरियल है अगर आपके पास, एक तो जो उसकी सरफेस है जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, और जो बाकी जो है वो क्या है, आपका बल्क जो कि अंदर प्रेजेंट है। बल्क मीन्स डीप इनसाइड जो एरिया हो गया आपका ये अंदर वाला, और जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जो पार्ट है दैट इज द सरफेस, जो एनवायरनमेंट के टच में है। सो देखिएगा अब ये एड्सॉर्प्शन है क्या, अगेन से surfaces of the solids have property to attract the particles toward it and also retain the particles in its surface from the phase with which it comes into contact। जो सॉलिड की सरफेस है जब किसी कंटेक्ट में आती है तो आने पर अपने ऊपर पार्टिकल को अट्रैक्ट करवाती है, दैट अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्प्शन। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज ओनली ऑन द सरफेस, जैसे मैंने अभी कहा कि वो बल्क में आपके इंक्रीज नहीं होती कंसंट्रेशन, वो सिर्फ इंक्रीज होती है कहाँ पर, आपकी सरफेस पर। नाउ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस rather in the bulk is called as the adsorption। ये पार्टिकल्स का सरफेस पे आके अट्रैक्ट होना और साथ में रिटेन रहना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। नाउ यहाँ पर दो टर्म पढ़ेंगे हम, एक तो है एड्सॉर्बेट आपका, एक है एड्सॉर्बेंट। देखिएगा एक हमारी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल आके एड्सॉर्ब होता है, अट्रैक्ट होता है और रिटेन रहता है। सो जो ये सरफेस है दैट सरफेस इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्बेंट, and those particle which are attracted toward the surface they are called as the adsorbate। So the molecular species or the substances which concentrate or accumulates at the surface is termed as adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption take place is called as the adsorbent। तो हमने पढ़ा एड्सॉर्प्शन के बारे में, साथ में हमने पढ़ा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या टर्म्स है इनके बारे में। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। एज वी ऑल नो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है कि वो प्रोसेसेस जो कहाँ पर होती है, किसी मटेरियल की सरफेस पर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरफेस फिनोमिनास कहते हैं। सो जितनी ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सो एज वी ऑल नो इट इज अ सरफेस फिनोमिना, सो लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन। नाउ ऐसे कुछ एक एग्जांपल देखेंगे सरफेसेस के जिनका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। देखिए जो चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, क्ले है, कोलोइड्स है और मेटल्स है, कहाँ पर, अपनी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, दे एक्ट एज ए गुड एड्सॉर्बेंट। आप देखिएगा मान लीजिए हमारे पास कोई एक मटेरियल है, अब देखिएगा ये इसकी सरफेस है आउटर जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है। अगर आप इसे दो पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, जो दो पीसेस फिर आपको मिले, अब उनमें बाकी सरफेस तो सेम ही है एज इट इज, जो पहले जैसी है, लेकिन दो सरफेस वहां पर क्या बन गई, आपकी नई बनी है, नई ऐसी आई है जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। फिर अगर आप इसको और फाइनली डिवाइड करते हैं तो और नई सरफेस आ जाती है। तो जितना आप पाउडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं उतना ही आप उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखिएगा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। लाइक अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने कोई भी गैस डाल दी, लाइक मैंने डाला मान लीजिए इस केस में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डालने पर मैंने इसका प्रेशर चेक किया तो वो प्रेशर है P1। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर एक एक्टिवेटेड चारकोल डाल दूं, एनिमल चारकोल डाल दूं, तो इसके सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल गैसेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और रिटेन रहेंगे। तो कुछ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, वो इसकी सरफेस पे चले जाएंगे। एज ए रिजल्ट जो प्रेशर है इसका, मान लीजिए अब वो P2 है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो P2 है वो कम होगा एज कंपेयर टू P1 के, दैट डिक्रीज इन द प्रेशर
of the gases when we place the charcoal in the cavity in the that box, it is the example of adsorption. देखिएगा, if the gases like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia and sulfur dioxide is taken into closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. The gas molecule concentrate at the surface of the charcoal. The gas is adsorbed on the surface. अभी हमने कहा कि जो गैस के मोलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. अगर आपके पास आपने एक सॉल्यूशन बनाया है ऑर्गेनिक डाई का, मिथाइलिन ब्लू. तो जो आपने लिक्विड लिया उसका एक पर्टिकुलर कलर आ जाएगा, जो कि कलर होगा आपका उस मिथाइल ऑरेंज की वजह से, मिथाइल ब्लू की वजह से, डिफरेंट जो भी आपके कलर्स हैं, कलर कंटेनिंग जो डाइज है उनकी वजह से जो अपना अपना अलग अलग कलर शो करेगी. लेकिन अगर इसी के अंदर अगर हम क्या डालते हैं, चारकोल डाल दें, चारकोल डालने के बाद अच्छे से शेक करें, तो हम पाएंगे कि कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल क्या हो जाता है, कलरलेस बन जाता है. क्यों बन जाता है? जो मिथाइल ब्लू के जो पार्टिकल्स है वो इसकी सरफेस पर आकर क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम जब कोई पार्टिकल नहीं रहेगा तो कलर भी शो नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. देखिएगा, इन द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turn colorless. The molecule of the dye thus accumulate on the surface of the charcoal. वो क्या हो जाते हैं, सरफेस पर आकर हो जाते हैं एडजॉर्ब. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा कि जो आप रो शुगर बनाते हैं शुगर केन से, उसका जो कलर है वो समवट येलो होता है, लेकिन जो आप घर पे चीनी यूज करते हैं वो तो वाइट कलर की होती है. तो होता ये है कि वो जो रॉ शुगर है दैट इज येलो इन कलर, इट इज पास्ड ओवर ए बेड ऑफ एनिमल चारकोल. उसे हम पास करते हैं एक बेड ऑफ एनिमल चारकोल से, तो उसके अंदर जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है वो कहाँ एड्सॉर्ब हो जाते हैं, आपके एनिमल चारकोल पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो कलर है वो येलो से क्या हो जाता है, आपका व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट देखिएगा, अगला एग्जांपल जो कि हम आमतौर पर हमारी डेली लाइफ में देखते हैं. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिस बॉक्स में स्टोर किए जाते हैं, जब आप उन्हें ओपन करते हैं देखेंगे इसके अंदर सिलिका जेल के पाउच मिलेंगे, आपको पैकेट्स मिलेंगे. ये यहाँ पर किस लिए रखे जाते हैं, ताकि अगर इस बॉक्स में कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है जो कि उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब कर सकता है, तो मॉइस्चर कहाँ आ जाए, इन आपके सिलिका जेल्स पे आ जाए. तो सिलिका जेल क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट एंड रिटेन कर लेते हैं मॉइस्चर को. दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन. अब देखिएगा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. देखिएगा, अभी हमने कहा कि मान लीजिए कोई एक सरफेस है एड्सॉर्बेंट की, उस पर आपके एड्सॉर्बेट के पार्टिकल आके अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन रहते हैं, एंड द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस ओनली ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्प्शन. नोट इन द बल्क, बल्क में वहां पर आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती है. लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक इंक का जार है, उसके अंदर आप क्या डालते हैं, एक चोक डाल देते हैं वाइट कलर का. जब आप ऐसा करेंगे चोक के डालने पर आफ्टर सम टाइम जो आपका चोक होगा वो क्या हो जाएगा, टोटली मान लीजिए ब्लू कलर की इंक है, तो वो जो इंक के पार्टिकल इस पर क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे. फिर अगर आप इस चोक को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने पर जब आप इसे अंदर से देखते हैं तो आपको मिलेगा कि ये अंदर से भी क्या हो चुका है, आपका ब्लू हो चुका है, वो इंक इसके अंदर तक जा चुकी है. सो when the particle of the adsorbate their concentration increases on the surface as well as in the bulk, then that process is called as absorption. उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा, जब सरफेस पे एज वेल एज आपके बल्क में जब आपके एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. अगर सिर्फ सरफेस पे होती ना तो हम एग्जांपल कहते हैं किसका है, आपका एड्सॉर्प्शन का. और अगर सरफेस के साथ साथ बल्क में भी इंक्रीज हुआ तो हमने इसे एग्जांपल कहा आपका एब्जॉर्प्शन का. एक एग्जांपल और देखते हैं. आप एक कैल्शियम जो क्लोराइड है उसका यूज करते हैं CaCl2 का. ये क्या करता है, ये अगर किसी कंटेनर में प्रेजेंट मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है.
द एग्जाम्पल वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जैसे कि आप कई बार क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए आप डेसिकेटर में रख देते हैं। डेसिकेटर में मान लीजिए आपने चाइना डिश में वो सब्सटेंस रख रखा है और इसके नीचे भी आपने क्या रख रखा है, सॉलिड CaCl2 रख रखा है। तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा। अब कई बार कुछ ऐसा होता है कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। when both of the processes like the adsorption and absorption takes place simultaneously, then we use another word that is called as the sorption. now हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में, कि एडजॉर्प्शन होता ही क्यों है, एंड व्हाट आर द फोर्सेस, व्हाट आर द लाइक रीजन बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिएगा, हम एग्जांपल के तौर पर एक कोई भी एक मटेरियल लेते हैं, कोई एक हमने सॉलिड ले लिया। अब सॉलिड का हमें क्या करते हैं, दो केस लेते हैं, दो पार्टिकल्स लेते हैं। एक पार्टिकल प्रेजेंट है बल्क में और एक पार्टिकल प्रेजेंट है आपका कहाँ पर, सरफेस पर। देखिए, पहले जो पार्टिकल ए है जो कि आपका बल्क में प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे, फिर पार्टिकल बी के बारे में बात करेंगे जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। तो जो अंदर आपका बल्क में प्रेजेंट है, इस पार्टिकल के अराउंड देखिएगा सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स इसके हर तरफ प्रेजेंट है। सो देयर इज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, हर डायरेक्शन की तरफ होगा। हर डायरेक्शन से जो पार्टिकल है वो इसे क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे। बट देखिएगा, अब जब किसी पार्टिकल्स को सभी तरफ से जो पार्टिकल्स है अगर वो आके अट्रैक्ट करते हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर आप काउंट करेंगे उस पार्टिकल पे, वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट पार्टिकल। बट देखिए, जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है, मान लीजिए ये किसी मटेरियल की सरफेस है और यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इसके नीचे जो सॉलिड के पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल आसपास के से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या है, एयर प्रेजेंट है, जो सॉलिड के पार्टिकल है वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स तो बहुत कम हुए, क्योंकि आपके गैसेस के अंदर पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। अब यहाँ क्या होगा, देयर इज ए नेट downward unbalanced force of attraction which is present on the particles which are present at the surface। इस अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो भी पार्टिकल्स है, लाइक अगर N2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, तो वो कहाँ आ जाती है, वो इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो जो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन रहते हैं, उसके पीछे का रीजन है ये जो आपके अनबैलेंस फोर्स थे सरफेस पर। वो देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस आर इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट कंपेयर टू द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द बल्क। जो सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में है एज कंपेयर टू द दोज पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द bulk। The particle which are present in the bulk are surrounded by the particle from every direction, so the net resultant force on the particle is zero। जब भी कोई बल्क में पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसके सराउंडिंग में सभी डायरेक्शन से पार्टिकल उसे अट्रैक्ट करेंगे, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो रहेगा। और आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Now, the particle which are present on the surface do not have the equal force of attraction from every direction. So there is a net unbalanced force of attraction on those particles which are present at the surface। जो surface पे particle present है उन पे क्या है, unbalanced force of attraction है। So due to that, a net resultant downward force on the particle which are present on the surface। इस downward force रहेगा कहाँ पर, उन particles पर जो कहाँ रहेंगे, surface पे रहेंगे। Those forces, those unbalanced forces are responsible for the adsorption। Now, as we all know, the process is again it is a surface phenomena। तो जितना आप पाउडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, जितना आप सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। जितना इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा, उतना ही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं, लाइक द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो ये आपकी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है ये ऑलवेज क्या होती है, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सोथर्मिक, दीज आर दोज प्रोसेसेस इन विच द हीट इज इवोल्व्ड। जो हीट है वो क्या होती है, निकलती है, एमिट होती है। अब देखिएगा, दूसरी बात ये कि जो ये प्रोसेस है ये क्या होती है, सारी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पॉन्टेनियस, दीज आर दोज प्रोसेसेस व्हिच आर कैरिंग आउट देयर ओन। आपने उसमें कुछ नहीं किया।
तो अगर आप जैसे कि देखेंगे कि जो आपके लाइक टेबल टॉप है, जो टेबल्स होती हैं आपकी, उनका जो टॉप है, वहाँ पर जो डस्ट के पार्टिकल है वो आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। उसके अंदर आपने कुछ नहीं किया, चाहे आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं या नहीं है, वो अपने आप ही वहीं पर आते रहेंगे और अट्रैक्ट होते रहेंगे ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेस विच आर प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ना किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो फैक्टर्स है डिसाइड करेगा, हमारी हेल्प करेगा, दैट इज द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। और इसके लिए एक्सप्रेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी है यहाँ पर चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच है आपका चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस है आपका चेंज इन एंट्रोपी। As we all know, the process of the adsorption is exothermic, so the value of delta H is negative. Now, अब हम बात करते हैं डेल्टा एस की। अब देखिएगा, ये जो पार्टिकल्स थे एड्सोर्बेट के, वो जब आपके सराउंडिंग में घूम रहे थे उस वक्त इनकी एंट्रोपी क्या थी, हाई थी, ज़्यादा थी। और जब ये सरफेस पे आके अटैच हो गए, रिटेन कर लिया इन्होंने, तो इनकी जो आपकी एंट्रोपी है वो क्या हो गई, लो, कम हो गई। तो जो चेंज आया दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस के अंदर जो डेल्टा एस का सिंबल है चेंज का, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। इन दोनों सिंबल को यूज करते हैं हम, तो हमें पता चला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच देन माइनस टी डेल्टा एस। देखिए कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मान लीजिए जीरो है, तो प्रोसेस आपके इक्विलिब्रियम में होगी। और मान लीजिए जो आपका डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव है, तो प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, तो जो प्रोसेस है वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नाउ देखिए, अब इसको सोल्व करने पर हमें मिला दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस इट इज टी डेल्टा एस। माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो प्रोसेस को क्या करता है, फेवर करता है, बिकॉज ये माइनस की जो आपकी टर्म है ये डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना चाहती है, और ये प्लस की जो टर्म है वो इसे प्लस बनाना चाहती है, पॉजिटिव बनाना चाहती है। तो ये वाला पार्ट है, ये क्या करता है, आपका प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने को फेवर करता है। और जो सेकंड पार्ट है ये करता है आपका अपोज। तो अब क्या फर्क होगा, अब इनके मैग्नीट्यूड की बात आएगी। मान लीजिए कि जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है आपके टी डेल्टा एस के, तो दोनों के इक्वल होने से डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। और अगर आपका डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन है टी डेल्टा एस के, तो रिजल्टेंट जो आपका डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा एच आपका स्मॉलर देन है टी डेल्टा एस के, तो रिजल्टेंट डेल्टा जी आएगा वो आपका आएगा पॉजिटिव, और जो प्रोसेस है वो क्या होगी, आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखिएगा प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक रहती है ताकि डेल्टा जी आपका नेगेटिव आए, और जब तक ये नेगेटिव रहेगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी। बट आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है, अब इसके अंदर क्या है, और ज़्यादा पार्टिकल्स आपके एब्जॉर्ब होना बंद हो जाते हैं, बिकॉज वक्त के साथ विद टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच डिक्रीज होता रहता है, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं उस केस के अंदर चेंज इन गिब्स में एनर्जी जीरो हो जाती है। और जैसे ही जब ये जीरो हो जाती है, प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। तो ये तो था, हमने थोड़ा सा पढ़ा द एंथैल्पी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एड्सॉर्प्शन। नाउ थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में। एड्सॉर्प्शन आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन। इन दोनों को हम वन बाय वन करके स्टडी करने वाले हैं विथ डिफरेंट पॉइंट्स। एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे डीपली, ताकि हमें पता चले फिजिकल एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है और केमिकल एड्सॉर्प्शन का आपका क्या मीनिंग है। लाइक फर्स्ट वन देखिए, what are the forces between the adsorbent and the adsorbate in the physical adsorption? These are the weak van der Waals forces. इनके अंदर जो एड्सोर्बेट के पार्टिकल है और जो सरफेस है उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ओनली द वीक van der Waals forces are present. नाउ इफ द इट इज जस्ट ए वीक फोर्सेस, सो कोई बॉन्ड तो बना नहीं। बॉन्ड अगर नहीं बना तो ये जो प्रोसेस है ये स्पेसिफिक नहीं होगी। मीन्स हम ये ला के चलें कि अगर एनवायरनमेंट में मान लो ए पार्टिकल प्रेजेंट है, बी के पार्टिकल प्रेजेंट है, सी के पार्टिकल प्रेजेंट है या डी के पार्टिकल प्रेजेंट है, और जो सरफेस है आपकी एड्सोर्बेंट की उस पर अनबैलेंस फोर्सेस प्रेजेंट है, तो ये इक्वली आपके सभी के पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये स्पेसिफिक नेचर की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होना है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनना है। नाउ इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, कि जो भी अगर फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट वो परमानेंट बॉन्ड नहीं है, तो आप बड़े आसानी से इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस।
द मोर इजिली लिक्विफाइएबल गैस आर एडजॉर्ब रेडियली। अब देखिएगा कि जो एडजॉर्प्शन अगर यहाँ पर होने लग रहा है फिजिकल वाला, तो वो उतना ही ज्यादा होगा जितनी की गैस लिक्विफाइएबल होगी। मान लीजिए कोई गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, मींस उस गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो इन पार्टिकल की मूवमेंट कम होगी, और किसी सरफेस पर, किसी मेटल की सरफेस पे लगा लीजिए, उनका एड्जॉर्ब होना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नाउ इन दिस फिजिकल एड्जॉर्प्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड, सो द एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज वेरी लो, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। कोई बॉन्ड तो बना नहीं, बॉन्ड नहीं बना, तो एंथैल्पी चेंज है वो भी क्या हुआ, काफी कम हुआ। नाउ अब देखिएगा कोई सरफेस है, उस सरफेस पे अगर आके पार्टिकल एड्जॉर्ब होते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर का एक मेन रोल रहता है। मान लीजिए अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनका मोशन बढ़ जाएगा। जब इनका मोशन बढ़ जाएगा तो ये सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ड्यू टू देयर मोशन, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी दे कैन मूव अपार्ट, वो दूर जा सकते हैं, भाग सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। देखिएगा लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नाउ देर इज नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। मैंने अभी कहा कि केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म ही नहीं होना, अगर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो कोई भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। नाउ 8th पॉइंट देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ये सरफेस फिनोमिना है, तो जितनी ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। नाउ अब जब कोई सरफेस प्रेजेंट है, जब तक उस सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स हैं एड्जॉर्बेट के वो आकर अट्रैक्ट होते रहेंगे और रिटेन करते रहेंगे, तो इस केसेस के अंदर जो आपकी लेयर बनती है दैट इज यूजुअली मल्टी मोलिक्यूलर इन लेयर। जब तक आपके सारे अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस आउट नहीं हो जाते हैं, तब तक जो आपकी लेयर्स हैं वो बनती रहेगी। तो जो एक लेयर ना बनकर क्या बनती है, मल्टीपल लेयर्स बनती है। नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज द केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखिए डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके अपोजिट रहेगा। वहां फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ओनली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बना था। यहाँ पर क्या बनेंगे, परमानेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्या बनेंगे, केमिकल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। देखिएगा अब इसी के अनुसार से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अब केमिकल बॉन्ड्स अगर मान लीजिए कोई इसके सराउंडिंग में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, तो अब बात आती है कंपेटिबिलिटी की, कि मान लीजिए अगर ए इसके साथ आके बॉन्ड बना सकता है, बी और सी नहीं आ सकते, तो ए ही जाएगा बॉन्ड बनाएगा, सरफेस पर रिटेन रहेगा। बी और सी आपके इसके ऊपर जाके बॉन्ड नहीं बनाएंगे। सो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बनाने की वजह से ये जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पेसिफिक नेचर की है। नाउ एज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट बॉन्ड, सो द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट केमिकल बॉन्ड। नाउ it also depend on the nature of the gases which can react with the adsorbent show chemisorption। मैंने कहा वो गैसेज जो इसके साथ रिएक्ट कर सकती है, रिएक्ट करने वाली गैसेज ही क्या कर सकती है, आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन शो कर सकती है। नाउ एज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए आपको चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। सो एक्टिवेशन एनर्जी की चाहिए होती है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। So the enthalpy of adsorption is 80 to 240 kilojoule per mole. Now high temperature is favorable for the adsorption because there is a requirement of the energy, that minimum energy which is required for the bond formation, that is called as the activation energy. So जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना ही आप उसे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या है, आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। नाउ हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम्स नीडेड, डिपेंड करता है कि वो जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट है उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। सिंपल सी बात है, मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। बात तो यही है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही सरफेस अवेलेबल है ताकि उस पर कोई एड्सॉर्बेट आ सके और बॉन्ड बना सके। तो मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखिएगा अगर इस सरफेस के ऊपर आकर अगर एक लेयर आपकी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट बन जाती है, तो ये जो लेयर है वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अगर ये स्टेबल रहेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक यूनी मोलिकुलर लेयर बनेगी, सिर्फ एक ही लेयर।
इसके बाद में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा, उसके बाद आपकी लेयर बननी बंद हो जाएगी। तो द केमिकल एडजॉर्प्शन इज यूनिमोलिकुलर इन नेचर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट सरफेस केमिस्ट्री का, और कुछ प्रोसेसेस के बारे में, लाइक एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, सोर्प्शन क्या है, और व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड द एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, और फिर लास्ट में टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।